नमस्कार, जिन टीवी देख रहे हैं आप, मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। मोस्ट मानू मेले में होगी शिरकत। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली उच्च स्तरीय बैठक। धराली आपदा के राहत कार्यों की ली जानकारी। प्रभावितों की आजीविका और मुआवजा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। नैनीताल की हेरिटेज बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, लाखों का हुआ नुकसान। देहरादून में उपद्रवी छात्रों पर पुलिस का शिकंजा। प्रेमनगर क्षेत्र में 12 हॉस्टलों पर मारे छापे। 6 संचालकों पर 60,000 का लगाया जुर्माना। बोले, उपद्रव गुंडागर्दी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद दोपहर 12 बजे सीएम धामी मोस्ट मानू मेले में शिरकत करेंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। डीएम विनोद गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प अब धरातल पर खिलता नजर आ रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक की महिलाएं लिलियम फूलों की खेती से आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिख रही हैं। इन फूलों की खुशबू अब न केवल खेतों में बल्कि महिलाओं के जीवन में भी उम्मीद और समृद्धि की महक भर रही है। उद्यान विभाग, ग्राम उत्थान परियोजना और NHLM के संयुक्त प्रयासों से कोट ब्लॉक में 22 पॉली हाउस बनाए गए हैं। पहले चरण में 8 पॉली हाउसों में महिला समूहों ने हॉलैंड से आयातित ओरिएंटल और डांसिंग स्टार वैरायटी के बल्ब लगाए हैं। महिलाओं को जिला योजना से 50% अनुदान भी मिल रहा है। उत्पादन से लेकर विपणन तक हर स्तर पर सहयोग और बाजार उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार द्वारा दी जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने धराली में संचालित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही इस मानसून सीजन में धराली, सयाना चट्टी, पौड़ी और प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए नुकसान की जानकारी ली। NDMA के स्तर से राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। NDMA के जॉइंट एडवाइजर ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार शाही ने धराली और थैराली आपदा में उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं का सामना करने में आपदा प्रबंधन विभाग और विभिन्न रेखीय विभागों के मध्य बड़ा संतुलित बेहतरीन समन्वय देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने धैराली में इस्तेमाल किए गए विभिन्न उपकरणों जैसे GPR, उच्च स्तरीय मेटल डिटेक्टर, थर्मल इमेजर, ड्रोन, लीडार, VLS कैमरा, लाइव डिटेक्टर के प्रयोग के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।
देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्र विशेषकर धराली आपदा प्रभावित के लिए राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और गढ़वाल आयुक्त से धराली में राहत और रेस्टोरेशन कार्य की जानकारी ली। आनंद वर्धन ने लोक निर्माण विभाग के सचिव और सिंचाई विभाग के सचिव को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के अस्थायी झील में डूबे हिस्सों के लिए तत्काल वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र के लिए अन्य पैदल और वैकल्पिक मार्गों की भी दुरुस्त किया जाए। उन्होंने सर्च ऑपरेशंस को निरंतर जारी रखते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग कर सर्च कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए रहने और खाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि उन 5 जिले पंचायत सदस्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने वोट न डालने का कोई कारण नहीं बताया। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव प्रकरण की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सवाल किया। पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन और विवाद निवारण नियमावली 1994 की हैंडबुक कोर्ट में लाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि उसने मतदान के दिन की घटनाओं के विषय में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए और क्या एक्शन लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सोमवार को चुनाव आयोग अपना पक्ष रखते हुए शपथ पत्र पेश करे। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 12 बॉयज हॉस्टल और पीजी पर छापा मारा। इस दौरान करीब 200 छात्रों को बुलाकर के ब्रीफ किया गया और साफ चेतावनी दी गई कि गुटबाजी, उपद्रव या गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थानाध्यक्ष प्रेमनगर के नेतृत्व वाली 4 टीमों ने स्थानीय शिकायतों के आधार पर छापेमारी की। चेकिंग के दौरान 6 हॉस्टल पीजी संचालकों का 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही सभी संचालकों को सुरक्षा गार्ड तैनात करने, छात्रों के आने जाने का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रेमनगर क्षेत्र के 12 बॉयज हॉस्टल और पीजीओ पर अचानक से छापेमारी की कार्रवाई हुई, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये हुआ, क्या कुछ अपडेट है? श्वेता, आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो देहरादून है वो सिटी जाना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं जहाँ पर बाहर से बच्चे आते हैं और बहुत पढ़ते हैं। यहाँ पर उनमें बराबर इस तरह की घटनाएं देखी जाती है, गुटबाजी होती है, कभी फायरिंग हो जाती है, नशे के शिकायत मिलती है, नशे का तस्करी होता है। तो इस तरह की लगातार घटनाएं मिलती रहती है कि कुछ दिन पहले ही फायरिंग की भी घटना हुई थी। तो इसको लेकर के कल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये छापेमारी की गई थी हॉस्टलों में और लड़कों को हिदायत दी गई है कि आप लोग इस तरह से बचे। साथ ही इंस्टीट्यूट वालों को भी ये हिदायत दी गई है कि अगर आपका बच्चा इस तरह के कांड में पकड़ा जाता है तो आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कुछ हॉस्टलों में छापेमारी करके जिन लोगों ने उनका चिन्हीकरण नहीं करा था, ऐसे हॉस्टलों पर 60,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया है। तो अगर देहरादून की बात की जाए तो इस पर पुलिस को भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो इंस्टीट्यूट है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि बाहर से जो बच्चे आते हैं यहाँ पर तो इस तरह की पढ़ाई के लिए आते हैं और इस तरह के गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं। तो इस तरह यही कारण है कि पुलिस अचानक छापेमारी करके
और इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये पुलिस की कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए ताकि देहरादून जिस तरह से शिक्षा के लिए और शांति के लिए जाना जाता है वो शांति बनी रहे। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 12 बॉयज हॉस्टल और पीजी पर छापा मारा। 200 छात्रों को बुलाकर के ब्रीफ किया गया और उन्हें साफ चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की गुटबाजी, उपद्रव, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थानाध्यक्ष प्रेमनगर के नेतृत्व में बनी 4 टीमों ने की तरफ उत्तराखंड में आज बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इन 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अलर्ट को देखते हुए चमोली प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बारिश की तीव्र दौर होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट से प्रशासन भी सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत गैरसैंण से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। SN पंत, उत्तराखंड में मानसून लगातार मेहरबान है या फिर कहें कि अब ये मानसून जो है आफत का मानसून बनकर बरस रहा है, क्योंकि आम जनजीवन अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग भारी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, 2 बार आपदाएं भी आ चुकी हैं। ऐसे में आज भी कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं गैरसैंण में मौजूद हूं और मौसम विभाग की पूर्वानुमान के मद्देनजर अगर बात की जाए तो 7 जिलों में चेतावनी जारी की गई है जहां पर भारी से भारी बारिश होगी। यानी देहरादून उसमें शामिल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, बागेश्वर है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है। इन जिलों में भारी से बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी तक मौसम खुशगवार है, धूप निकली हुई है, कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा दोपहर के बाद बारिश आने की संभावना है। इस तरीके का आकलन, पूर्वानुमान बाकायदा मौसम केंद्र देहरादून की तरफ से भी जारी किया गया है। लेकिन अभी वस्तु स्थिति अगर बताएं तो इस साल का जो मानसून सीजन है तकरीबन आप मानकर चलिए कि मई से शुरू हो चुका था और ये अगस्त खत्म होने वाला है। लगातार बारिश हो रही है, कहीं गाड गदेरे उफान पर है, नदी नाले उफान पर है, गंगा के खतरे के निशान को पानी टच करने का प्रयास कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो लगातार भूस्खलन हो रही है, ब्रांच सड़कें बंद हो रही है, बोल्डर गिर रहे हैं, पहाड़ियां गिर रही हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, इन समस्याओं से 2-4 लगातार आम जनता को होना पड़ रहा है। उत्तराखंड की 4 धाम पर इसका सीधा असर पड़ा है। यात्रियों की जो गणना थी, यात्रियों की जो तादाद थी वो 0 के बराबर उत्तराखंड में इस वक्त रोडों पर दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग जरूर एक दूसरे के रोजमर्रा के कामों में हाथ बटा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी जहां पर आवश्यकता है, बादल फटने की खबरें जहां से निकलकर सामने आई है, वहां सड़कों को बनाने का काम BRO और PWD के अधिकारियों की ओर से लगातार किया जा रहा है। जहां अस्थायी पुल बनने, वहां सेना और SDRF और NDRF की टीमें अस्थायी पुलों का निर्माण कर रही है ताकि ट्रैफिक का आवागमन शुरू किया जा सके। लेकिन उसके अलावा जो रोजमर्रा के जो काम है उनमें भी काफी जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है और उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ये तस्वीरें हुई है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, राज्य आपदा कंट्रोल रूम देहरादून ने, जिला आपदा कंट्रोल रूम यानी शासन ने बकायदा जिलों के जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन किया है और समन्वय बना करके ये अपील जारी की है कि जहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है वहां पर घाट गदेरे, नदी नाले के किनारे लोगों को न जाने दिया जाए, बच्चों को न जाने दिया जाए। जो नदी के किनारे जो रहते हैं, जिनके घर हैं, जो होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, वहां पर लोगों को खाली कराया जाए ताकि अगर ज्यादा बारिश होती है, घाट गदेरे उफान पर होते हैं, तो वहां पर लोगों को महफूज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए। कमोबेश पूरे उत्तराखंड में यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि सबको संभल कर यात्रा करनी है, सुरक्षित यात्रा करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान को सुरक्षित तरीके से जाना है। अगर बारिश आ रही है तो आपको पूर्वानुमान के मद्देनजर ही अपने गंतव्य स्थान को चयन करना चाहिए और उसके बाद ही अपनी यात्रा करनी चाहिए। जी SN पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं नैनीताल से खबर है, जहां नैनीताल में मोहन चौराहे के पास बुधवार देर रात एक मकान में भीषण
आग लग जाने से हड़कंप मच गई। घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सहित दमकल की गाड़ियां, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो नैनीताल के मोहन चौराहे के पास बुधवार रात एक मकान में भीषण आग लग गई। घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सहित दमकल की गाड़ी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। जो मल्लीताल में आग लगी थी उसको हमारी जितनी फायर की टीमों ने काबू में कर लिया है। अभी आग पूरी तरीके से काबू में है। बाकी हमारा जो फायर की टीम है वो लगी हुई है। जो क्षति हुई है उसका आंकलन किया जा रहा है और घरों में सर्च भी किया जा रहा है कि किसी घर में कोई फंसे हुए तो नहीं है। बाकी जो आग है वो पूरी तरीके से नियंत्रण है। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? अब उसका आंकलन किया जा रहा है। टीमें हमारे घरों में जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, मोहन चौराहे के पास भीषण आग एक मकान में लगने की खबर सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना भी सामने आ रही है। क्या कुछ है घटना, अपडेट क्या है? बिल्कुल स्वतः मैं आपको बताना चाहूंगा, कल रात में जो आग लगी है उसमें इतनी भयंकर आग थी कि अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि दो लोग उसके अंदर थे, एक बुजुर्ग महिला और एक उनका बेटा। तो जब आग लगी तो उसमें बेटा तो बाहर से चिल्ला रहा था, दौड़ कर आया, तो उसके बाद उसकी माँ जो थी वो अंदर ही रही और जो बिल्कुल निकालने में कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल पाया। और उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आकर और पुलिस वाला आकर उन्होंने आग बुझाने का काम किया। और जबकि उसमें फायर ब्रिगेड के कई लोग, उसमें अनभिज्ञ टाइप के लोग थे, जिन्हें जगह जगह से उसमें फोर्स से पानी या उनके जो स्टेशन से जगह जगह नले छोड़े गए थे उनको ज्ञान नहीं था, जिससे ये हादसा और ज्यादा बढ़ गया था। जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पर्यटन नगरी रामनगर के केयारी गांव में बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां खिचड़ी नदी के उफान पर होने के बावजूद कुछ पर्यटकों ने लापरवाही दिखाते हुए अपनी कार नदी में उतार दी। तेज बहाव, गहराई का अंदाजा न लगा पाने की वजह से कार बीच धारा में फंस गई। देखते ही देखते आधी डूब गई। कार में सवार दो युवक जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े। किसी तरह दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की तत्परता से उनकी जान बची, अन्यथा हादसा हो सकता था। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। आज दिन में बारिश, अक्सर पहाड़ों में बारिश होती, पता नहीं होता पर्यटकों को। कई बार हम लोग जागरूक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पर्यटक कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में। तो अचानक पानी जलस्तर बढ़ा, चीख पुकार चली, तो गांव वालों ने, हम लोग ने देखा और हम नदी की तरफ गए। देखा कि गाड़ी के अंदर दो पर्यटक सवार थे और नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा था। तो उनको बड़ी मशक्कत से आधे पौन घंटा लगा निकालने में, बाहर निकाला मावड़ जी के सहयोग से। और उसके बाद जब पानी का स्तर थोड़ा कम होते रहा तो हमें फिर वाहन से, ट्रैक्टर नहीं की मावड़ जी के ट्रैक्टर से उनको बाहर निकाला और पर्यटक सुरक्षित थे। और मैं एक निवेदन भी करूंगा क्षेत्रवासी और पर्यटक और व्यवसायियों से, पर्यटन व्यवसायियों से कि उनको लोग नदी की तरफ न जाने दें इस तरह, और उनको थोड़ा जागरूक करें। ये नदी खिचड़ी नदी थी। भारतीय वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में चंपावत जिले में 50 दिवसीय डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया है। लोहाघाट स्थित ग्रोथ सेंटर में लोह शिल्प पर आधारित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 30 से अधिक महिला पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान दर्जा मंत्री पांडे ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्थानीय शिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया, जो लोह शिल्प तक ही नहीं बल्कि सेविनियर में बहुत सुंदर उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बहुत अच्छे आइटम बनाए गए हैं, ताकि हमारा जो लौह उद्योग है यहाँ पर केवल कढ़ाई और तवे के रूप में प्रचलित न होकर के बहुत सुंदर सोविनियर आइटम इनके द्वारा बनाए गए हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है
कि लोकल उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बने, उनकी मार्केटिंग हो, लोगों को रोजगार मिले और अपना स्वयं का रोजगार कर करके वह अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी बना सके। यही इस 50 दिवसीय प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ये भारत सरकार के हस्तक्षेप द्वारा 50 दिवसीय डिज़ाइन कार्यशाला यहाँ पे कराई गई है आपके चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में, जिसमें 300 रुपये प्रतिदिन मानदेय पे शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे यहाँ पे हमारे शिल्पकार है वो सिर्फ कढ़ाई तावा ये ना बना के बाज़ार की मांग को देखते हुए बाज़ार में क्या चल रहा है, क्या नई डिज़ाइनिंग चल रही हैं, उनकी हिसाब से हम नई डिज़ाइनिंग्स तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि उसी के हिसाब से उसकी मार्केटिंग की जाए और सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग चलाई गई है उसकी डिज़ाइनिंग को देखते हुए हम इस पर नई डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग और कैसे इसको ऑनलाइन बाज़ार में और नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। का प्रशिक्षण यहाँ पर जो भारत सरकार द्वारा चल रहा है, इस पे पहले कढ़ाई तवा हम लोग बनाते थे, लेकिन अब हम लोग जो है सोवेनियर आइटम भी यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि हम लोग लोहाघाट के रूप में हम लोग जो है छोटे छोटे आइटम हम गिफ्टेड के रूप में हम लोगों को दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा जो है हम लोग आइटम यहाँ पर बना रहे हैं, जिससे यहाँ की जो आजीविका है हम लोगों की, ये काफ़ी हमारी आजीविका में सुधार होगा और यहाँ पर जो है जितने परिवार यहाँ पर काम करते हैं इनको एक नई पहचान इन सोवेनियर आइटम से यहाँ पर मिलेगी। मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, बहुत पहले से ही जुड़े हैं हम, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हमने। यहाँ आके नया प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सर आए हैं हमारे सिखाने को, बहुत इनने मदद कर रही है हमें। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। फ्लावर बनाए, पेन स्टैंड बने हैं और शीशा बना है यहाँ, और ये वेलकम बना है और गुलदस्ता बना है, और हमको यहाँ बहुत चीज़ें मिली सीखने के लिए। आगे को भी ऐसे ही मिले और अमित जी ने हमारा बहुत साथ दिया, सर ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया यहाँ, और ऐसे ही अमित जी के वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। रोजगार आज 50 दिन से कर रहे हैं, हमारा 50 दिन पूरे हो गए हमारे। 50 दिन में हमको बहुत जानकारी मिली यहाँ। वही जौनसार वावर जनजाति क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनोल महासू मंदिर सहित थेना, दसोऊ, दोहा, विसोई, लखवाड़ मंदिरों में 2 दिवसीय पारंपरिक जागड़ा पर्व विधि विधान के साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जागड़ा पर्व में शामिल होने के लिए जौनसार बावर के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु रोडवेज बस, टैक्सी, निजी वाहनों से हनोल पहुंचे। श्रद्धालुओं ने महासू देवता के दर्शन कर मंगल जीवन की कामना की। साथ ही रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, भंडारे में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। जनजातीय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और देव आस्था का प्रतीक है। प्रतिवर्ष जागरा मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरियाली तीज पर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर होता है। इस बार जागरा मेला 26 अगस्त को प्रसिद्ध महासू देवता मंदिर हनोल में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी मंदिर प्रबंधन समिति ने की है और 27 अगस्त को देवता का शाही स्नान होता है, जो साल भर में एक बार होता है। जागरा मेला इसी उपलक्ष्य में होता है। देवता के जो कारिंदे हैं वो परंपरागत तरीके से विधि विधान से महाराज का शाही स्नान करते हैं और जागरा मेले में जौनसार बावर, हिमाचल, रवाई, जौनपुर, यमुना घाटी और अन्य क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्तजन देवता के दरबार में रात्रि जागरण के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जागरा मेले में हरियाली पर्व के दिन 26 अगस्त को रात्रि जागरण करता है, भगवान उनकी मनोकामना, महासू देवता उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। न केवल जौनसार बावर, हिमाचल और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज संपूर्ण जौनसार बावर में और विशेषकर में हम हनोल में हैं और हनोल में आज हरि का तालिका तीज है और आज यहाँ ज्योति प्रज्वलित होती है और कल जो देव चिन्ह है उन देव चिन्हों का विधिवत स्नान किया जाएगा और साथ में रात भर आज देवता की स्तुति होगी। यानी महासू महाराज, चालदा महाराज, उनकी उत्पत्ति यहाँ हुई है, वो कैसे हुई, ये देव स्तुति का पूरे रात भर कार्यक्रम चलना है, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। मुझे खुशी है कि मंदिर समिति ने बहुत शानदार यहाँ व्यवस्था की है और बड़ी संख्या में रात्रि में यहाँ लगभग 20,000 के आसपास लोगों के आने की संभावना है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।